वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीयिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, सीडीए एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है इसमें, सीडीए और कॉन्टेक्स्ट का क्या क्या रिलेशन है, कॉन्टेक्स्ट का क्या किरदार है लैंग्वेज के एनालिसिस में, लैंग्वेज को समझने में, लैंग्वेज के मीनिंग समझने में। तो ये सारा जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। ब्लूमबर्ग ने जो है वो डिफाइंस कॉन्टेक्स्ट एज द टोटलिटी ऑफ कंडीशंस अंडर विच डिस्कोर्स इज़ बीइंग प्रोड्यूस, सर्कुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड। अब वो सारी की सारी कंडीशंस जिसके अंदर आपका डिस्कोर्स प्रोड्यूस हुआ, फिर सर्कुलेट मतलब सर्कुलेट हुआ इन्वायरमेंट के अंदर, और उसको किसने किस लिहाज से इंटरप्रेट किया, वो सारी की सारी सिचुएशन, वो सारी की सारी कंडीशन जो होती हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। वैन डिजिक डिफाइंस कॉन्टेक्स्ट एज द कोग्निटिव, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट्स ऑफ डिस्कोर्स। समझ आ गई? जिस भी इन्वायरमेंट में, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, कोई भी इन्वायरमेंट है, उसमें किस तरह से डिस्कोर्स प्रोड्यूस हुआ है, कौन सी सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हुआ, वो सारी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपने इसकी डिफ़ाइन कर लेनी है, कोई एक डिफ़ाइन आपने याद कर लेनी है, ब्लूमबर्ग वाली कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है फर्दर करेक्टराइजेशन। क्या है टेक्स्ट, को टेक्स्ट और इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या था क्या नहीं, तो ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। अर्ली अप्रोचेस यूज़ वेरियस मेटाफर्स टू डिपिक्ट कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारी अप्रोचेस, बहुत सारे मेथड जो है वो उन्होंने बहुत सारे मेटाफर्स को यूज़ किया कॉन्टेक्स्ट को डिपिक्ट करने में, इसको डिफ़ाइन करने में। गॉडविन एंड डुरांटी, अब इन्होंने क्या किया था, अडोप्ट द मेटाफर ऑफ फिगर एज टेक्स्ट एंड ग्राउंड एज कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो फिगर है, मतलब ये समझ लें कि कोई शक्ल जो है वो टेक्स्ट है, और उसके पीछे मतलब जिस पे वो खड़ी है, ग्राउंड, ज़मीन जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट जब तक नहीं होगा टेक्स्ट का, मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसका मीनिंग हमें समझ ही नहीं आ सकता, उसका हम मानी नहीं जान सकते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। तो ये दोनों का बेसिक रिलेशन है। ठीक है, अदर रिसर्चर्स प्रेफर टू फोकस ऑन लेवल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बाकी रिसर्चर्स ने जो है वो इसके लेवल्स पे फोकस किया था। हेलिडे एंड हसन डिस्टिंग्विश टेक्स्ट, को टेक्स्ट एंड टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। अब ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हेलिडे और हसन ने क्या किया था, इन्होंने टेक्स्ट, को टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, इन सबको जो है वो डिस्टिंग्विश किया था। वर्डक ने जो है वो अपनी मॉडल में टेक्स्ट और डिस्कोर्सेस के साथ साथ कंडीशंस ऑफ टेक्स्ट प्रोडक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसने इस लेडी ने इसकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ जो है वो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का भी एनालिसिस किया था। ठीक है, उसके बारे में अप्रोचेस दी थी कि इनको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड। अब नेक्स्ट ये इनके दरमियान रिलेशनशिप, जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट जो है इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। एक जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करता है और कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट को। ठीक है, इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप है। Next है the process by which text and context come together in the creation of meaning is called contextualization। अब इसमें नेक्स्ट जो है आपने जस्ट इसकी ना ऊपर से पढ़ना है, इसके इसमें कोई इतना ना ख़ास नहीं है। यहाँ से contextualization की डिफ़ाइन करनी है कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का एक साथ जो है वो अक्कर होना इन ऑर्डर टू क्रिएट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग को समझने के लिए टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के एक साथ अक्कर होना, ये हमारा होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। बाय टेक्स्ट वी नाउ डेज मीन सिम्योटिक फीचर्स इंक्लूडिंग साइन, सिंबल एंड फिजिकल एम्बॉडीमेंट। टेक्स्ट से हमारी मुराद सिर्फ ये ही नहीं होती कि लैंग्वेज और स्ट्रक्चर उसका, नहीं, टेक्स्ट के साथ साथ हमारा मतलब होता है साइंस, सिंबल्स जो उसमें यूज़ हुए हैं, इसके साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज जिसमें, जिसको हम फिज़िकल एम्बॉडीमेंट कहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम जब टेक्स्ट, हम जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस में इसका मीनिंग देते हैं ना, हम कहते हैं टेक्स्ट, तो इसका मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं होता, इसका मतलब सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। अकॉर्डिंग टू वैन डिजिक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज़ रेगुलेटेड बाय के डिवाइस। अब वैन डिजिक ने कहा था कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है उसको हम समझ सकते हैं के डिवाइस से। के डिवाइस क्या होती है? के डिवाइस होती है म्यूचुअल नॉलेज। म्यूचुअल नॉलेज जिससे आप ये समझ लें कि शेयर्ड नॉलेज जो स्पीकर और लिसनर के दरमियान होता है, ऑलरेडी शेयर्ड प्रायर नॉलेज जो होता है। अब इसमें इसको आप मज़ीद इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन अक्कर किस तरह से होती है। स्पीकर ने एक सेंटेंस बोला,
ठीक है। उसके बाद लिसनर ने उसको इंटरप्रेट करने के लिए अपना प्रीवियसली शेयर्ड नॉलेज को यूज़ किया। फिर उसमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि सिचुएशन कौन सी है, और मीनिंग जो है ना वो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट और के डिवाइस जो आपका म्यूचुअल नॉलेज है, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन से, इन दोनों के इंटर रिलेशन से जो है वो हम उसका कंप्लीट मीनिंग समझ लेते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी दोस्त ने कहा फॉर एग्जांपल कि ज्वाइन मी इन द पार्क, कि मुझे जो पार्क में मिलो एट 5 o'clock। अब उसने तो सेंटेंस बोला, इसमें पार्क की लोकेशन भी नहीं बताई गई। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझते हैं कि दोनों जो है वो दोस्त हैं, ठीक है। जिसने जिसको कहा, स्पीकर ने लिसनर को कहा, तो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि इतनी इनफॉर्मेलिटी, इतनी जो है वो हिडन मीनिंग के साथ, हिडन वर्ड्स के साथ कोई भी नहीं बोलता। अब ऑब्वियसली कोई और बंदा होगा तो वो प्रॉपर लोकेशन देगा, ठीक है, और मिलने का मकसद भी बताएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, ठीक है। के डिवाइस इसमें क्या है? अब वैंडी जी ने तो कहा था ना कि के डिवाइस का होना ज़रूरी है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को समझने के लिए। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट किस तरह से अकर होते हैं, इसको समझने के लिए हमें के डिवाइस को समझना ज़रूरी है। तो के डिवाइस इसमें ये होगी कि म्यूचुअल, वो जो फ्रेंड्स हैं उनमें म्यूचुअल कोई नॉलेज पहले से शेयर्ड है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में उनको पता है, बोलने वाले को पता है कि सुनने वाले को पार्क की लोकेशन पता है, ठीक है। हमें हमें तो नहीं ना इसमें समझ आ रही, लेकिन उन्होंने, बोलने वाले ने सुनने वाले से पहले ही पार्क की लोकेशन, और वो पहले हो सकता है मिलते भी रहे हों, तो उन्हें पता है, सुनने वालों को भी पता है और बोलने वाले को। तो ये होता है शेयर्ड नॉलेज, जो हम अपने सेंटेंस में बोलते नहीं हैं लेकिन पहले से सुनने वाले को पता होता है, ठीक है। तो बोलने वाला फिर वो चीज़ नहीं बोलता जो पहले से उसे पता है, ठीक है। तो म्यूचुअल नॉलेज जो कह वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उसको समझने के लिए कि लैंग्वेज किस तरह से डिलीवर की गई है, ठीक है। तो मीनिंग को समझने के लिए हमें किसी कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उस पूरे फ़िक्रे को जो है वो मीनिंग को समझने के लिए हमें उसका कॉन्टेक्स्ट, और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ उसका म्यूचुअल नॉलेज को भी समझने की ज़रूरत होती है। तो ये होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की कॉन्सेप्ट, इसको आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट इज़ डायनामिक एंड चेंजेस एज द डिस्कोर्स प्रोग्रेसेस। अब जैसे जैसे डिस्कोर्स प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे हमारी कन्वर्सेशंस चेंज होती हैं, हम इंटरेक्शंस जो है वो चेंज करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट भी उसके साथ साथ चेंज होता है, ठीक है। इट इज़ निगोशिएटेड बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डिस्कोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मेंटल मॉडल्स। अब ये दोस्तों के दरमियान या पार्टिसिपेंट्स के दरमियान समझा जाता है या अंडरस्टैंड किया जाता है थ्रू देयर मेंटल मॉडल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का मेंटल मॉडल नहीं मिल रहा तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। उनके जैसे हमने ऊपर के डिवाइस में कहा कि म्यूचुअल नॉलेज उनके दरमियान शेयर्ड होता है। तो अगर कोई मेंटल मॉडल उनका नहीं मैच होता या कोई किसी बात में इख्तलाफ होता है, तो फिर जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब मेंटल मॉडल किस तरह से कि मेंटल मॉडल होता है किसी के दरमियान, किसी के बारे में अजम्पशंस रखना या बिलीव्स रखना। किसी दोस्त की किसी दूसरे दोस्त के बारे में कोई अजम्पशंस हैं, कोई बिलीव्स हैं, अगर वो उसी के अकॉर्डिंग पूरा नहीं उतरता तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक दोस्त कहते हैं कि मैं जो है वो आज लेट्स गो फॉर अ मूवी, कि मूवी के लिए जाएं, और दूसरा कहता है नहीं मेरा टेस्ट है। तो मतलब उनके मेंटल मॉडल्स में ये है कि उसका टेस्ट है और वो सोच रहा है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी जो है वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, और वो जो है उसे फ़न की पड़ी हुई है। तो ये होते हैं डिफरेंसेस, मेंटल मॉडल डिफरेंसेस, ठीक है। जब ये क्रिएट हो जाए तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, ठीक हो गया। तो यही वो कह रहे हैं कि जब हमें पार्टिसिपेंट्स के दरमियान डिस्कोर्स किस तरह से निगोशिएट होता है, ये डिपेंड करता है उनके मेंटल मॉडल्स पे, ठीक है। वो किस तरह से फिर उसी लिहाज से जो है वो उनके दरमियान लैंग्वेज और डिस्कोर्स जो है वो निगोशिएट होता है। अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ contextual relationship that has received a lot of attention in critical discourse studies is that of intertextuality। अब पार्टिकुलर टाइप ऑफ जो कॉन्टेक्चुअल रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा इन है क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में, उसे हम कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। अब इंटरटेक्चुअलिटी क्या होती है? एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप या उसके साथ कोई कनेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक हो गया। द प्रोसेस वेयर बाय टेक्सुअल फीचर्स ऑफ वन टेक्स्ट रीअपीयर इन अनदर। ऐसा प्रोसेस के एक टेक्स्ट के फीचर दूसरे टेक्स्ट में भी अपीयर हो, मतलब एक टेक्स्ट, आप ये समझ लें कि एक टेक्स्ट सेंटेंस को पढ़े बगैर एक टेक्स्ट को सेंटेंस को पढ़ लिया,
अगला सेंटेंस नहीं पढ़ा तो आप उसका मीनिंग नहीं समझ सकते जब तक आप अगला नहीं पढ़ते। तो ये होता है इंग्लिश के, अब ये समझने की कोई स्टोरी लिखी हुई है या कोई वाक़या है तो उसमें आपको दूसरे सेंटेंस का मीनिंग तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप पहले को नहीं पढ़ते, और पहले का तब तक नहीं समझ आएगा जब तक दूसरे को नहीं पढ़ते। तो ये इंटेलेक्चुअलिटी होती है। Identity is the image one has of oneself and is held by others and which can apply to individuals or to groups. Identity बेसिकली होते हैं कि आपका अपने बारे में कोई बिलीफ या आपकी नज़र में जो आपकी अहमियत है, आपकी एक्सपीरियंसेस है, की अहमियत दूसरों की नज़र में कि दूसरे आपके बारे में जो है वो किस तरह का सोचते हैं, आपका इमेज दूसरों की नज़र में, तो ये होती है आइडेंटिटी। ठीक हो गया। Although not usually mentioned as a feature of context, it also an important contextual factor because the image one has of oneself and of others will affect one's interpretation of their actions. अब आइडेंटिटी को यहाँ डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब भी हम लैंग्वेज को समझते हैं ना, लैंग्वेज को समझना जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी आइडेंटिटी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, गरीब ख़ानदान से या गरीब घराने से या गरीब उसका बैकग्राउंड है, तो फिर वो उसकी किसी टेक्स्ट को जो है वो इंटरप्रेट करने की सलाहियत उसकी वो उस पे डिपेंड करेगा जो उसका एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसने अपनी लाइफ में देखा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसकी इंटरप्रिटेशन उसकी होगी, उस पे डिपेंड करेगी। लेकिन अब ऐसा बंदा जिसने कभी जो है वो ज़िंदगी में मुश्किलात देखी ही नहीं, तो वो अगर वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेगा तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। समझ आ गई है? तो बेसिकली जो टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस होती हैं, एक्शंस की या मोटिवेशंस की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो डिपेंड करती है उनके इंसान की अपनी आइडेंटिटी पे, उनके एक्सपीरियंसेस पे, उनके बिलीव्स पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 24 अर्ली मॉडल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब अर्ली मॉडल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से थे, ये बेसिकली ना आपने इसको याद नहीं करना है। ये सारे जो 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं इनमें जो 2 डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, इसके ऊपर ना इन्होंने जो है वो डिबेट दी हुई है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन बेसिकली होता है कि कॉन्टेक्स्ट को एक्सक्लूड करना और जस्ट इंडिविजुअल टेक्स्ट पे फोकस करना, और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होता है टेक्स्ट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को भी देखना कि टेक्स्ट जो है, जैसे हमने ऊपर से बढ़ते आ रहे हैं, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उनमें एक के इफेक्ट करने से दूसरे इफेक्ट, ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है। ठीक हो गया। अब जो चॉम्स्की था, ये देखें सज़ोरी और चॉम्स्की, इन दोनों ने ये कहा था कि जो टेक्स्ट है ना, जस्ट उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती, को इन्होंने कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया था। ठीक है, बेसिक इसमें ये बताया हुआ है। वहीं पे मेलिनोव्स्की और इसके साथ साथ फर्थ हैलिडे, सेपियर एंड वुल्फ, इन्होंने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट, और ये आप सारा पढ़ेंगे भी ना तो इन सब ने रोल ऑफ टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट, ये इन्होंने सारे जो है वो रोल ऑफ सिचुएशन, इसके ऊपर जो है वो इन्होंने रिसर्चेस की थी, और इन्होंने बताया था टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के दरमियान बेसिक जो है क्रूशल रिलेशनशिप है। कॉन्टेक्स्ट को हम कंसिडर किए बगैर टेक्स्ट का एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सज़ोरी है और चॉम्स्की, इन्होंने कहा था कि हमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट को कोई मसला नहीं है कि हम कॉन्टेक्स्ट को लें या ना लें, जस्ट हमें टेक्स्ट पे फोकस करना पड़ता है, उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स पे फोकस करना पड़ता है इंटरप्रिटेशन में। तो ये बेसिक डिबेट थी जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की थी। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा हाइम्स मॉडल। ने जो है ये मॉडल दिया था स्पीकिंग निमोनिक्स पे, जिसमें बहुत सारे फीचर्स को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट और लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन करते हुए हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए जो है वो इस मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये मॉडल बेसिकली है क्या, वो हम सब पढ़ लेते हैं। अनदर इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ कॉन्टेक्ट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय हाइम्स स्पीकिंग निमोनिक्स, अ सेट ऑफ फीचर्स दैट कैन बी यूज इंटरप्रेटिंग एनी utterance। अब ये बेसिकली जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल था। सबसे पहले आपने यही याद रखना, 1962 में हाइम्स ने दिया था, ये आपका एमसीक्यू आ जाता होता है। नेक्स्ट ये सेट ऑफ फीचर्स होते हैं इसमें जिसको हम जो है वो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं। हाइम्स मॉडल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर हिज एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन बट हैज़ बीन अप्लाइड मोर वाइडली। पहले तो जस्ट जो है वो कम्युनिकेशन की इंटरप्रिटेशन के लिए ही इसको जो है वो डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में ये
बहुत जो है वो अप्लाइड रहा है, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्पीकिंग निमोनिक्स प्रपोज बाय हाइम्स। अब ये इसने जो स्पीकिंग निमोनिक्स प्रपोज की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हर बच्चे के पेपर में जो है वो ये वाला आया हुआ था, शॉर्ट में या लॉन्ग में या फिर एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो इसकी स्पीकिंग निमोनिक्स कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो भी टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो भी टेक्स्ट हम बोलते हैं उसमें सेटिंग आ जाते हैं, सेटिंग को हम कंसीडर करते हैं। आपने ये समझना है, आपने ये याद रखना है कि ये चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको देखेंगे तभी हम जो है वो उसको बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग को देखते हैं कि किस फिजिकल सेटिंग में ये प्रोड्यूस हुआ है। फिर पार्टिसिपेंट को देखते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व है इस कन्वर्सेशन में। एंड्स में आ जाते हैं आपके गोल्स, या आपके एमसीक्यूज इस तरह से आ जाता है कि एंड्स जो है इसमें क्या आ जाता है, तो फिर आपके गोल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक्ट सीक्वेंस के किस तरह का एक्ट हो रहा है, स्पीच एक्ट किस तरह का है। की में आपकी टोन आ जाती है, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ में जो है वो आपकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन वर्बल है या नॉन वर्बल है या रिटन है, ठीक है। टेलीफोनिक है या रिटन है, जैसे भी है। नॉर्म्स में जो है वो आपका इंटरेक्शन आ जाता है, किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह के सिचुएशन में बोल रहे हैं। जनरली में जो है वो आपकी स्पीच, टाइप ऑफ स्पीच आ जाती है। जैसे हमने बहुत सारी टाइप्स स्पीच की पढ़ी थी, तो इसमें जोक है या स्टोरी है या लेक्चर है या कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन है। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ही कहूँ, कैन यू पास मी द बुक, कैन यू पास मी द बुक, तो अब कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। अब इसमें हम इस सारे जो है फ़ीचर्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटिंग किस तरह की है। अब सेटिंग में या तो ये हो सकता है कि क्लासरूम हो सकता है या फिर लाइब्रेरी। ऑब्वियसली बुक्स जो है वो वहीं पे पढ़ी जाती हैं, तो क्लासरूम या लाइब्रेरी इसमें आ सकता है। पार्टिसिपेंट्स में स्टूडेंट्स आ जाएंगे या रीडर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड्स में जो है पासिंग द बुक, मेन पर्पस इस सेंटेंस का क्या है, बुक को पास करना, तो ये एंड्स में आ जाएगा। एक्ट सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस जो एक्ट है ये क्या है, ये अमल क्या है। आस्किंग मतलब एक तरफ वो पूछ रहा है और दूसरी तरफ दूसरे ने क्या करना है, उसे पास करनी है बुक। तो इसमें दो एक्ट्स हैं, दो वर्ब्स हैं जो काम इसमें बेसिकली हो रहा है। कि टोन किस तरह की है, अब ऑब्वियसली कैन यू पास मी द बुक, इसमें पोलाइट टोन यूज़ हुई है, ठीक है। तो हर टेंस की फिर ये भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ में हमने देखना है कि ये जो कम्युनिकेशन है किस तरह की है। ये वर्बल है और साथ साथ स्पोकन भी है, ठीक है। वर्बल में रिटन और स्पोकन दोनों ही आ जाते हैं। तो जो अभी हमने मतलब जस्ट बोला ही है ना, हमने लिख के थोड़ी दिया है। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो वर्बल है और स्पोकन है, ठीक है। अब ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब नॉर्म्स में हमारे आ जाते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है उनका वो किस तरह का है। तो ये आप समझ लें कि सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है। सोसाइटी की कोई इतना पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है उनका। स्टूडेंट्स हैं बस बैठे हुए हैं, दैट्स इट। जनरली में आप क्या आ जाता है कि ये लेक्चर दिया जा रहा है, स्टोरी है या कोई लिखी हुई कोई लेटर है, किस तरह का। तो ये एक बेसिक कन्वर्सेशन है, इसमें कोई लेक्चर नहीं है कोई। तो ये होती है बेसिक, इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं आई होप कि समझ आ गई होगी कि इसको आप किसी इसमें अगर आपको एग्जांपल देनी पड़े, आपको एग्जांपल दे के उसको ब्रेक डाउन करके इन सारे फीचर्स को जो है वो बेटर जो जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिंगर टिप्स में रखने हैं इसके सारे फीचर्स। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स क्या है ये हम देख लेते हैं। प्रैग्मेटिक्स बेसिकली हमारी जो है वो कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करने में हेल्प देता है, ठीक है। कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट लैंग्वेज। बट सम क्रिटिक्स, कुछ इसमें जो है वो क्रिटिक्स भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जो प्रैग्मेटिक्स है ये जस्ट कोई कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करता, ये जस्ट इंडिविजुअल जो है वो लैंग्वेज पे, इंडिविजुअल सिस्टम पे रिलाई करता है। और ये समझ लीजिए डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी रिलाई करता है, कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता, सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो ये क्रिटिक्स ने कहा था। तो ये बेसिकली सारे जो है ना पैराग्राफ में यही कहा गया है। आपने इसको याद नहीं करना, सारे को जस्ट समझना है। ग्राइस प्रैग्मेटिक्स असाइन एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू इन कम्युनिकेशन टू कॉन्टेक्स्ट। अब ग्राइस ने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल दिया था कॉन्टेक्स्ट को कम्युनिकेशन में, ठीक है। ग्राइस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में ग्राइस ने क्या कहा था कि लोगों के द इंटरेक्शन ऑफ अटरेंसेस इज़ एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस बेस्ड ऑन रेशनल थॉट एंड कॉन्टेक्स्ट। अब उसने कहा है कि जो अटरेंसेस का इंटरप्रिटेशन होती है ना, किसी भी लैंग्वेज की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो हमारे
थॉट्स और कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है। कॉन्टेक्स्ट पे तो बेस होती है, इसके साथ साथ इसने कहा था कि थॉट पे भी बेस होती है। हर एक ने अपने थॉट के अकॉर्डिंग ही जो है ना वो उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो इसको हम कोग्निटिव प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है वो थॉट्स, जिसमें आपके थॉट्स आ जाए, ऑब्वियसली थॉट्स माइंड इसके अबाउट कुछ भी आ जाए तो वो हमारे कोग्निटिव उससे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कोग्निटिव प्रैग्मेटिक्स में आ जाता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम थॉट्स को भी लेते हैं इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट आवर लैंग्वेज। अदर फीचर्स जो है बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी उन्होंने यही एंड में यही वन क्रिटिक ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोचेस तो यही कहा गया है कि जो प्रैग्मेटिक्स है ना ये टू इंडिविजुअलिस्टिक है और ये जो है वो सोशल फैक्टर्स पे बिल्कुल भी जो है वो फोकस नहीं करती। जबकि ऊपर शुरू में ये ग्राइस ने भी यही कहा था कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ थॉट को भी लेती है। और बाकी सब ने जॉन फ्लॉड्रियो इसने भी यही कहा था कि प्रैग्मेटिक्स में डिस्कर्सिव और सोशल एक्शन को जो है वो कंसीडर किया जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स और कॉन्टेक्स्ट। बट बाकी एंड पे आकर फिर क्रिटिक्स ने जो है वो कहा था कि ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती कॉन्टेक्स्ट को, ना सिर्फ सोशल सिचुएशन को। टू इंडिविजुअलिस्टिक है, जस्ट टेक्स्ट पे फोकस करती है, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं करती, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 25, रिसेंट मॉडल्स ऑफ CDA। अब CDA में हम रिसेंट मॉडल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं और इनसे कौन कौन सा एनालिसिस होता है। सबसे पहला एनालिसिस है हमारा कन्वर्सेशनल एनालिसिस। इस मॉडल को हम जो है वो बेसिकली कन्वर्सेशंस के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। एज द नेम शोज कन्वर्सेशनल एनालिसिस। कन्वर्सेशनल एनालिसिस व्यूज़ कॉन्टेक्स्ट एज कंस्ट्रक्टेड मूवमेंट बाय मूवमेंट थ्रू कन्वर्सेशनल मूव्स। इसमें बेसिकली जो है वो हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो मूवमेंट बाय मूवमेंट जो है वो किस तरह से कन्वर्सेशनल मूव से कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की व्यूज़ हैं, ये आपको शॉर्ट इसकी इन सारे मॉडल्स में से किसी की भी डिफाइन शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है। आपने इनको अच्छे से याद करना है। दो व्यूज़ हैं इसके, अ स्ट्रॉन्ग व्यू एंड अ वीक व्यू। अब स्ट्रॉन्ग व्यू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग व्यू एम्फिसाइज करता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट नीड्स टू बी लोकेटेड इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीकर टर्न्स। कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो कन्वर्सेशन के अंदर ही होता है, स्पीकर के टर्न्स में ही होता है, उसकी कन्वर्सेशन में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये किस तरह से होता है, हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को स्पीच के अंदर। अगर किसी ने किसी से पूछा है कि डू यू वांट टू हैव अ लंच, अगर क्या आप लंच करना चाहते हैं, तो अगला बंदा कहे नो आई एम बिज़ी। तो अब इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना पड़ता है कि क्या ये किस वजह से बिज़ी है, क्या वो वाकई बिज़ी है या फिर वो खाना नहीं चाहता या किस चीज़ में बिज़ी है, ठीक है। इसमें हम क्लियर नहीं होते, जस्ट हम कन्वर्सेशन तक रहते हैं, उसमें मज़ीद कुछ भी नहीं बताया होता, ठीक है। The weaker view argue for going outside the immediate interactional context to the institutional context। इसमें बेसिकली हम जो है वो इन जस्ट इंटरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट और कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट तक नहीं रहते, हम इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि इसमें जो है फॉर मोर ग्राउंडेड एनालिसिस, मोर डीपर एनालिसिस जो है वो इससे हमें मिलता है, ठीक है। वीकर व्यू में फॉर इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ऊपर ली कि अगर कोई पूछता है कि डू यू वांट टू हैव अ लंच, तो अगला बंदा कहेगा नो आई एम बिज़ी, या अब कह सकता है कि नो आई हैव टू अटेंड एनी मीटिंग, या फिर आई हैव टू प्रिपेयर माई टेस्ट। तो वो प्रॉपर एक जो है वो रीज़न देता है कि इस वजह से जो है वो मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है फॉर ग्राउंडेड एनालिसिस, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग व्यू था और ये नीचे वाला वीक व्यू, ठीक हो गया। कन्वर्सेशन एनालिसिस अलाउ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस टू डू फाइन ग्रेन्ड एनालिसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग डाटा इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें जो है वो नेचुरली अकरिंग डाटा रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में हम उसका एनालिसिस करते हैं, फाइन ग्रेन्ड एनालिसिस, ठीक है। और दूसरी क्रिटिक जो इसकी स्ट्रॉन्ग व्यू पे क्रिटिक आई थी, स्ट्रॉन्ग व्यू में हम जस्ट कन्वर्सेशन का एनालिसिस करते हैं, तो इस पर क्रिटिक ये थी कि हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस में ना स्ट्रॉन्ग व्यू ठीक नहीं है। ये कैसे ठीक नहीं है कि हम इसमें ना जस्ट कन्वर्सेशन का एनालिसिस नहीं करते बल्कि कॉन्टेक्स्ट का भी एनालिसिस करते हैं। बट कन्वर्सेशनल एनालिसिस में तो जस्ट हम कन्वर्सेशन का एनालिसिस करते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि कंबाइनिंग CA विद अदर रिसर्च मैथडोलॉजीज़। तो CA को, कन्वर्सेशनल एनालिसिस को दूसरे मैथडोलॉजीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया, उसके साथ जो है वो कंबाइन किया गया, सच एज़ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो है ना ये बेसिकली हमारी होती है, ये भी मॉडल है CDA का। इसमें बेसिकली हम जो है वो
सोशल, ये सारा का सारा फोकस इसका होता है सोसाइटी पे, सोशल एनालिसिस पे, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑब्वियसली हम कन्वर्सेशन एनालिसिस में कॉन्टेक्चुअल और सोशल एनालिसिस करते हैं, तो फिर कन्वर्सेशन एनालिसिस के साथ हमने एथनोग्राफी की मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गिव सम प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। अपनी लैंग्वेज का ग्रेन्ड और मोर ग्राउंडेड एनालिसिस करने के लिए हम इन दोनों मेथोडोलॉजीज़ को कंबाइनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा SFL। अब ये मेथड क्या है, ये आपका ट्रू फॉल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ट्रू फॉल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने ना इसको अच्छे से करना है ट्रू फॉल्स के लिए, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये है क्या, सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स। अब इसकी सबसे पहले तो ये MCQs में आ जाता है कि SFL है क्या, सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, ठीक हो गया। तो इसमें एन अप्रोच टू ग्रामर एंड डिस्कोर्स दैट हैज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ये डिस्कोर्स है, ग्रामर ग्रामर और डिस्कोर्स की एक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें जो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करती है। इसमें बेसिकली ये SFL जो है ये कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करती है, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करती है, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से अक्कर होता है और उसका हम एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। इसमें 3 डायमेंशंस कौन कौन सी है, सबसे पहले आ जाती है हमारी फील्ड ऑफ डिस्कोर्स। फील्ड ऑफ डिस्कोर्स में हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट। फील्ड में हम देखते हैं कि बात जो है किसी डिस्कोर्स में या किसी कॉन्टेक्स्ट में किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट क्या है इस बात, कोई स्पीच है तो उसका सब्जेक्ट क्या है, किस पे फोकस है, अगर कोई पॉलिसी है तो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है। तो सेकंड वन है टेनर ऑफ डिस्कोर्स। टेनर में हम रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एटीट्यूड्स, कि कौन बात कर कौन रहा है और किसके बारे में कर रहा है, मतलब करने वाला जो है उसकी अथॉरिटी क्या है, वो अगर कोई बात कर रहा है तो उसके किस का मतलब अपने किस हैसियत से कर रहा है, और अगर किसी के बारे में कर रहा है तो किसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम टेनर ऑफ डिस्कोर्स में देखते हैं। थर्ड जो है इसकी डायमेंशन वो है मोड ऑफ डिस्कोर्स। मोड ऑफ डिस्कोर्स में हम देखते हैं जो डिस्कोर्स है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसका मोड क्या है, क्या वो रिटन है या स्पोकन है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। फिर वर्बल में हमारी जो है वो रिटन और स्पोकन आ जाती है, तो हम देखते हैं कि ये रिटन है या स्पोकन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीच और राइटिंग एंड रिटोरिकल रोल, इसमें हम परसुएसिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब अगर जो है वो आप स्पीच का एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर उसमें हम देखते हैं कि परसुएसिव है, एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ की किस तरह की है, ठीक है। दीज 3 डायमेंशनल वर्क टुगेदर टू कंसिडर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। ये 3 डायमेंशन जो है ये हम इनको यूज़ करते हैं टू कंसिडर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज को जो है वो बनाने के लिए, और फिर उनका एनालिसिस करने के लिए जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ कोई डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या पैदा करते हैं तो उनमें भी हमें इन तीनों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, और जब एनालिसिस करते हैं तो फिर हम इन तीनों डायमेंशंस को अप्लाई करके जो है वो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ लैंग्वेज में किस किस तरह की चीज़ें यूज़ हुई, किसके बारे में थी और किस तरह जो है वो की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो किसी पॉलिसी या किसी स्पीच का एनालिसिस करते हैं तो फिर हम जो है उसकी सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे, फील्ड में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, इस स्पीच करने का मकसद क्या है, ठीक है। और टेनर ऑफ डिस्कोर्स में हम देखेंगे कि स्पीच करने वाला जो है उसका ओहदा क्या है, वो किन के बारे में बातें कर रहा है और क्या उसका मकसद है, ठीक है, वो ख़ुद कौन है और किन के बारे में। और मोड ऑफ डिस्कोर्स में हम देखेंगे कि वो टेक्निक्स किस तरह की यूज़ कर रहा है, ठीक हो गया। Systematic functional linguistics enable critical discourse analysis to identify form, function, links and thereby to relate language form to context. सबसे पहले इसमें जो है वो हम लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक हो गया, टू रिलेट लैंग्वेज फॉर्म टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। एंड आइडेंटिफाई देन हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है अपना मीनिंग, अपना मतलब समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिस्टमेटिक फंक्शनल अप्रोच, जिसका सारा का सारा फोकस जो है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट पे होता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड एथनोग्राफिक अप्रोचेस। अब एथनोग्राफिक अप्रोचेस हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि कन्वर्सेशन एनालिसिस में हम इसको उसके साथ हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये इसका मेन फोकस होता है हमारी जो है जितने भी कॉन्टेक्चुअल या आप समझ लें कि सोसाइटी पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे इसका फोकस होता है। दिस अप्रोचेस मच टू
अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। अब ओ का मतलब होता है इंस्पायर होना, तो ये प्रो जो है ये इंस्पायर थी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स से, ठीक है। एंड रिगार्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट एज अ सेंट्रल एस्पेक्ट। अब इसमें बेसिकली ये भी आपका एमसीक्यू आ जाता है कि एथनोग्राफिक अप्रोचेज में सेंट्रल एस्पेक्ट क्या था। सेंट्रल एस्पेक्ट इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली सारे की सारी जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ सीडीएस encouraging analysts to rely relatively less on close analysis of linguistic data and more on text external social and contextual factors। ठीक हो गया कि ये जो है सीरियस क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ को इन्फ्लुएंस करती है इस लिहाज से कि इसका मेन जो एनालिसिस होता है ना, एनालिस्ट को जो है फोर्स करती है कि वो लिंग्विस्टिक डाटा पे कम मतलब जो है वो इंटरेस्ट दे, उस पर कम फोकस करे, बल्कि ज़्यादा फोकस जो है वो इसका होता है टेक्स्ट बियॉन्ड टेक्स्ट, ठीक है। मोर ऑन टेक्स्ट एक्सटर्नल, जितने भी टेक्स्ट के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कॉन्टेक्चुअल हो गए या सोशल हो गए, उन पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। जस्ट हम लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को नहीं जस्ट जो बोल दिया बस उसका एनालिसिस कर दिया, नहीं, उसके पीछे मकसद उससे क्या चेंजेस आई, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये इसलिए हम इसको एथनोग्राफिक अप्रोचेज़ और इसीलिए हम इसको कन्वर्सेशन एनालिसिस के साथ अटैच करके जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? द कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स अप्रोच टू डिस्कोर्स व्यूज कॉन्टेक्स्ट एज मेंटल मॉडल्स एज अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टेड इन द कॉग्निटिव सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग ग्रुप मेंबर्स। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में जो है वो बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट को एक मेंटल मॉडल के तौर पे कंसीडर करते हैं जो कि लोगों के दिमाग में, उनके माइंड सिस्टम में जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनके माइंड से, इंडिविजुअल थॉट्स से जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है और बिल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब ही हमारा जो होता है ब्रेन होता है। एविडेंस फॉर द मेंटल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन बी फाउंड बाय ट्रैकिंग पैटर्न्स इन लैंग्वेज यूज। अब इसमें जो एविडेंस है मेंटल किसी भी कॉन्टेक्स्ट की मेंटल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो करते हैं हम बाय ट्रैकिंग पैटर्न्स इन लैंग्वेज यूज़ के जितने भी पैटर्न्स हैं उनको ट्रैक करने के बाद जो है ना वो उनका कंसेप्चुअलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट में इस कॉग्निटिव अप्रोच में जो है वो हम किसी भी लैंग्वेज के मेटाफर और ग्रामेटिकल पैटर्निंग को देखते हैं, ठीक है। उसमें मेटाफर किस तरह के यूज़ हुए हैं, ग्रामेटिकल पैटर्न्स किस तरह से यूज़ हुए हैं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स किस तरह के यूज़ हुए हैं टू अनकवर पावर डायनेमिक्स, ठीक है। पावर डायनेमिक्स को या सोशल रिलेशंस को अनकवर करने के लिए या सोशल प्रॉब्लम्स को अनकवर करने के लिए कोई मेटाफर यूज़ हुआ है या कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है तो उसको किस तरह से यूज़ हुआ है, तो ये हम जो है वो सारा देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्पीच में या कहा गया है कि लाइफ इज़ अ जर्नी, तो ये एक मेटाफर है, लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ एक जो है वो सफ़र है। इसमें लाइफ के चैलेंजेस, उसके प्रोग्रेस और साथ साथ जो है वो लाइफ का एक गोल के आखिर ये सफ़र एक दिन ख़त्म होना है ना, ठीक है। तो ये एक समझ लें कि एक मेटाफर के अंदर इतनी सारी जो है ना वो चीज़ें बताई हुई हैं, रियलिटीज़ को शो किया जाता है, ठीक है। तो हम कोग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली इस तरह के फ्रेजेस, इस तरह की लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट ही नहीं प्रेजेंट किया जाता बल्कि मेंटल मॉडल के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। फिर हम जो है जो कि हर एक बंदे की, हर एक मेंबर के दिमाग में डिफरेंटली जो है ना वो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। हर कोई बंदा जो है वो उसको अपने ब्रेन के, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ही जो है ना उसको एनालाइज करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि हर एक अपना अपना अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना नज़रिया होता है। अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जैसे कि नाम से ही शो है कि हम इसमें एक मखसूस कॉर्पस होता है और उसकी जो है वो हम लिंग्विस्टिक स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें ना जो हम स्पेसिफिक कॉर्पस लेते हैं उसके जो भी डाटा, कॉर्पस में आपको कोई भी डाटा आ जाएगा, ठीक है। उसकी हम उसका एनालिसिस करते हैं इन कंपेयर टू एनी जनरल टेक्स्ट। कोई जनरल कॉर्पस या कोई रेफरल कॉर्पस के अगेंस्ट जो है ना वो उसका एनालिसिस करते हैं और कंपेयर करते हैं कि स्पेसिफिक वे में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया गया है और जनरल में ये लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टडी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के इंटरफेस की स्टडी इन ऑर्डर टू कंपेयर द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आप ये समझ लें कि एक कंपैरिजन हमने करना होता है स्पेसिफिक कॉर्पस का टेक्स्ट का एज इन कंपेयर टू
रेफरल कॉर्पस या रेफरेंस कॉर्पस या कोई जनरल कॉर्पस, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्पीच का एनालिसिस करना है, आप स्पीच ले रहे हैं, जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीचेज़ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज इस तरह की यूज़ करता है, अमेरिका को एज अ पावर शो करता है और बड़ा मतलब वो जो है वो कोलोकेशंस जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, हम उसमें अपना कॉर्पस लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की कोई मखसूस स्पीच ले लेंगे, कोई स्पेसिफिक स्पीच ले लेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट, ठीक हो गया जो यहाँ पे है। और उसके बाद हम जो है उसके साथ साथ हम अमेरिका की जनरल लैंग्वेज का एनालिसिस करेंगे, उसको उसके कंपैरिजन में कि इसने ये चीज़ इस तरह से यूज़ की गई है और नॉर्मल जो है ना ये लैंग्वेज अमेरिका की वो इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लें कि आपने ये समझना होता है कि नॉर्मल में ये चीज़ें किस तरह से यूज़ की गई हैं और पॉलिटिशियंस इनको किस तरह से बढ़ा चढ़ा के और मतलब ये समझ लें कि मिर्च मसाले लगा के बयान करते हैं ताकि लोगों की अटेंशन ले सकें। तो ये होता है हमारा कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। Corpus linguistics allows CDS critical discourse studies to work with much larger data volumes, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है वो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें डाटा जो होता है ना वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। हमारे पास ये नहीं होता कि 2 टेक्स्ट हो गए 3 टेक्स्ट हो गए, नहीं, हमारे पास डाटा जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। इसी वजह से जो रिसर्चर बायस है ना वो रिड्यूस वो कम होती है। किस तरह से कम होती है कि जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो हमें अपना मौक़िफ़ अपना पर्सपेक्टिव अंदर बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो है और रिसर्च जितनी भी होती है ना वो ऑथेंटिक होती है, उसमें हमारे अपने पर्सपेक्टिव्स अपनी बायस नहीं होती, ठीक हो गया। CDA एंड जनरल अलाउज CDS टू क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एग्जामिन अ गिवन लैंग्वेज। इसमें जो है ना वो गिवन लैंग्वेज जो भी होती है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से यूज़ हुई, क्या चीज़ें हैं, और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ना हम उसकी फ्रीक्वेंसी, किसी भी वर्ड्स की अगर कोई मखसूस वर्ड्स यूज़ हुए हैं, अगर कोई मखसूस स्ट्रेटजीज़ यूज़ हुई हैं, या अगर आप समझ लें कि कोई किसी वर्ड पे बार बार जोर किया गया। अब जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का जो है वो एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें अगर वो अमेरिका को जो है वो एज अ पावर बार बार जो यूज़ करा, फिर हम देखेंगे कि अमेरिका कितनी दफ़ा इस स्पीच में यूज़ हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है, हर वर्ड की फिर हम फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। और क्वालिटेटिव में उसका टेक्स्ट का एनालिसिस आ जाता है कि टेक्स्ट में कौन कौन सी ग्रामर यूज़ हुई है क्या। तो नंबर्स का जो एनालिसिस होता है वो हमारा क्वान्टिटेटिव में आ जाता है और दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव में। तो इस अब ये चीज़ें मैं आपको इतना डीपली क्यों समझा रही हूँ, मैं इसकी जस्ट रीडिंग भी करवा सकती थी, जस्ट इसका आपको ट्रांसलेशन भी बता सकती थी, ठीक है। लेकिन इस इतने लंबे जो है मेरा लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इसको समझें और आपको एटलीस्ट ये BS इंग्लिश ये लास्ट बुक है, एटलीस्ट आप पूरे BS इंग्लिश में से कुछ ना कुछ तो लेके जाएँ ना, कि आपको कोई ना कोई हुनर तो हो ना आपके पास। आप इस स्टडी ये जितनी भी बुक है ये बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस आ गया तो आप जो है वो इससे किसी भी लैंग्वेज का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप जाते हैं ना कहीं पे भी, मतलब इंटरव्यू के लिए या कहीं पे भी या कहाँ जहाँ मर्ज़ी जाएँ जॉब के लिए, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के इदारे हैं वो यहाँ वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में होता है ये सब कुछ है इंग्लिश में, और तो कुछ है नहीं ख़ास, तो इसलिए ना इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो एनालिसिस के ये मॉडल्स हैं, ये इसी तरह की चीज़ों को ना आप डीपली समझा करें, ठीक है। अब इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, सेमेंटिक पैटर्न्स, डिस्कोर्स फंक्शंस, ठीक हो गया। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हैज़ बीन क्रिटिसाइज, अब इसको क्रिटिसिज्म भी मिली थी। एक तो इसके बेनिफिट है कि ये लार्जर अमाउंट में डाटा जो है वो उसको एनालाइज करती है और रिसर्चर बायस को कम कर देती है, ठीक है। ये आपने इसका बेनिफिट कर लेना, इसकी डिफाइन कर लेनी। उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि इसके जो है इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो ये थी कि इसमें ना जैसे कि हमने कहा कि फॉर लिमिटिंग द एनालिसिस टू अ बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है कि जस्ट लिंग्विस्टिक फीचर तक रहती है, ठीक है। ये समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करती है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ डाटा। इस पर जो है वो इस पर क्रिटिसिज्म थी कि ये कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, तो जस्ट हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस ही कर पाते हैं, इसमें कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस जो है वो इग्नोर हो जाता है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है जो बाकियों ने निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये आपका MCQs भी आ जाता है कि MMDA क्या होता है, मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इसको मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट हम टेक्स्ट को मल्टी मॉडल का मतलब होता है जस्ट एक मोड में लैंग्वेज को ना लेना बल्कि मल्टी मोड्स में लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्सचुअल एनालिसिस करना है तो हम जस्ट टेक्सचुअल एनालिसिस में जस्ट टेक्स्ट नहीं लेंगे, हम कोई न्यूज़ का या स्पीच का जो भी है उसके हम जो है वो किसी न्यूज़ में अगर स्पीच आई हुई है तो हम उसके ना इमेजेस भी लेंगे,
उसका उसकी साउंड्स, उसकी मतलब स्पीच जो आप रिकॉर्डिंग होगी वो लेंगे, उसमें किस तरह से स्ट्रैटेजीज हुई, फिर उसके साथ साथ हम जो है वो उसके टेक्स्ट लेंगे। तो हर मोड में जो है वो हम डाटा अपना अपना कॉर्पस हर मोड में जो है वो कलेक्ट करेंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे, इसलिए इसको मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स ऑल सिम्योटिक सिस्टम। समझ आ गई? इसमें जो है वो ऑल सिम्योटिक सिस्टम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ये इस जस्ट लैंग्वेज नहीं होती, ये नहीं है कि जस्ट एक लैंग्वेज का आपने एनालिसिस किया, दैट्स इट। MMDA इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ हेलिडे। हेलिडे के वर्क से जो है वो ये इन्फ्लुएंस हुआ था, एंड वाज पायनियर्ड बाय क्रिस एंड वान ल्यूवन। अब इन दोनों से जो है वो पायनियर किया गया था। ठीक हो गया। इसमें MMDA focuses specially on how different semiotic resources are deployed in the recontextualization of social practices for ideological। इसमें बेसिकली वही बताया हुआ है कि किस तरह से डिफरेंट सिम्योटिक रिसोर्सेज जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्पीच का या आप समझ लेंगे किसी न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट का, तो उसमें जस्ट हम जो है वो ऑनलाइन लाइव न्यूज़ नहीं लेंगे, हम उसके साथ इमेजेस भी लेंगे और उसका टेक्स्ट भी लेंगे, उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग भी लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उसका कॉर्पस जो हमने लिया है उसका एनालिसिस करेंगे, टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे, फिर हम डीपली जो है वो सारा एनालिसिस करने के बाद हम बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें इस तरह से यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखिए लास्ट में उन्होंने यही लिखा हुआ, एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल MMDA इज़ स्टडी ऑन टेलीवाइज एंड ऑनलाइन न्यूज़। अब देखें हम टेलीवाइज और ऑनलाइन न्यूज़ में जस्ट जो है वो न्यूज़ ये नहीं लेंगे कि जस्ट ऑनलाइन न्यूज़ ले ली, टेलीवाइज न्यूज़ ले ली हम, बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट के किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुई है उसके इमेजेस भी लेंगे, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कम्प्लीटली हम लेके कॉर्पस अपना एक प्रॉपर एक तरीका होता है। सबसे पहले हम कॉर्पस इकट्ठा करना होता है। ठीक है, उसमें हम ये अपनी जिस चीज़ का एनालिसिस करना है उसको इकट्ठा करके रखना है, फिर उसका एनालिसिस स्टार्ट करना है, फिर टेक्सचुअल एनालिसिस हो गया, फिर कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस हो गया, ठीक है, सोशल एनालिसिस हो गया। तो ये सारे एनालिसिस फिर हमने बाद में करने होते हैं। सही हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स थी। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने इसमें ये कॉन्टेक्स्ट की डिफ़ाइन करनी है, फिर ये टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या रिलेशन था ये देखना है, फिर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, के डिवाइस मैंने आप लोगों को बताया, म्यूचुअल नॉलेज होता है, ये आपने जो है वो देखना है। आइडेंटिटी की डिफ़ाइन करनी है, इंटरटेक्चुअलिटी की डिफ़ाइन करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिया था, ये आपने समझना है। उसके बाद हाइम्स के ये जो है ना निमोनिक्स वाला मॉडल, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके जो जितने भी स्टेप्स हैं ये आपके MCQs में भी आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके रिसेंट मॉडल्स हैं, रिसेंट मॉडल्स में से आपने किसी की भी डिफ़ाइन नहीं छोड़नी, सबकी डिफ़ाइंस करनी है अच्छे से। ठीक हो गया। ये सारे मैंने ना आप लोगों को बताए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी काविश को भी ज़रा सराहा करें। आपके कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं आता, इतनी मेहनत लगती है इस चीज़ पे। और जब मैंने ये लेक्चर बनाना स्टार्ट किए थे तब स्टूडेंट्स कहते थे कि हम तो बस ना इतनी हमें ज़रूरत है, आप काइंडली इसके लेक्चर बना दें, कोई नहीं बना रहा, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके लेक्चर, तो आप काइंडली बना दें। और इसकी जो आपकी LMS पे भी है वो भी रीडिंग है। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये जितना आसान और जितना इलेबोरेट करके आप लोगों को पढ़ा सकूँ मैं पढ़ाऊँ। तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं भी मज़ीद लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूँ। आप अब कोई बंदा बैठ के आपको जो है वो सारा दिन में 2-3 घंटे अगर लगा के और फिर उसकी एडिटिंग और उसमें आपकी जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर आप लोगों को भी चाहिए ना कि उसे सपोर्ट करें। वो आप लोगों के लिए ही कर रहा है ना काम। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।